एक लैक्टेटिंग बेबी या एक इतना छोटा बच्चा, उसके साथ इनसिक्योर अटैचमेंट कैसे होती है। वो एडल्ट स्ट्रेसेस नहीं लेना चाहते कि बड़े होने के जितने प्रॉब्लम्स है ना, बड़े होने की जितनी टेंशन है ना, उनसे बच के निकल जाए। वो चाहे 20 साल पहले, 25 साल पहले की बात है, लेकिन लगता है कि हम अभी भी उसी में हैं। उन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए बार बार एक सब्जेक्ट को लगता यह है कि वो उन प्रॉब्लम्स को, उन ट्रॉमास को सॉल्व कर सकता है उस फेज में जाके जहां पर उसने एक्सपीरियंस किया था शेम, गिल्ट, ह्यूमिलिएशन, फियर, एनीथिंग एल्स। It's 11 hours. नहमदुका व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वालेकुम थैंक सलाम। यू फॉर जॉइनिंग। आज की जो हमारा टॉपिक है दैट इज पेरेंट्स एंड देयर ओन ट्रॉमास इन पेरेंटिंग, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग। जितने पेरेंट्स हैं वो सब समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी ये टॉपिक है हम सब के लिए। और आज की जो हमारी होस्ट है दैट इज सारा शफीक। अस्सलाम वालेकुम सारा। आपकी इंट्रोडक्शन में अच्छी हमारी लंबी लिस्ट हमें प्रोवाइड की हमारी को होस्ट ने, जिसका हम सारा गो थ्रू नहीं करेंगे, वी जस्ट हैव लिटिल बिट क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। सो हम आपको जल्दी हैंड ओवर करेंगे वेबिनार सो दैट हम टॉपिक पे जल्दी आए। नो प्रॉब्लम। Just a little introduction is that certified family and marriage coach, and also a certified basis of counseling. She's a practitioner of hypnosis, core team member of Center of Personal Excellence, and so on. माशाल्लाह आप Arabic language में भी आपकी grip काफी अच्छी है और आप book भी कर रही हैं कोई translate। बिल्कुल ठीक है, over to you Sarah, now you can just take away. थैंक यू वेरी मच जुबैदा। मैं भी वक्त का ख्याल रखते हुए जरा जल्दी से टॉपिक पे आऊंगी, क्योंकि जितनी सारी बातें मेरा दिल है आपसे करने का, मुझे उम्मीद है कि आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो नंबर वन जुबैदा, इसको इंटरैक्टिव सा सेशन रखेंगे। अगर आप मुझे रिप्लाई बैक करेंगे, बीच में मेरे से इंटरैक्ट करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। यानी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कमिंग टू द टॉपिक, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज ट्रॉमा। एक्चुअली व्हेन वी एक्सपीरियंस समथिंग थ्रेटनिंग और जस्ट वी विटनेस समथिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, and then that our brain starts feeling that it's not something safe, it's not something good, और हमारा ब्रेन एंटर हो जाता है फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज मोड के अंदर। अब इस मोड के अंदर जाने से क्या होता है, दिस रिस्पॉन्स हेल्प्स यू कीप सेफ। फौरी तौर पे ब्लड जो है वो बड़े मसल्स की तरफ पंप होना शुरू हो जाता है, हार्ट की तरफ पंप होना शुरू होता है। समटाइम्स स्वेटिंग, समटाइम्स ब्रीथ रेट इंक्रीज हो जाता है। एक्चुअली बॉडी जो कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हमारा सबकॉन्शियस जो कि हमें सबसे अच्छा समझता है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है हमारा वो डिफेंस मैकेनिज्म जगाने का, कि जो उस वक्त हमें सबसे ज्यादा काम, कूल, रिलैक्स्ड एंड सिक्योर्ड रख सके। यूजुअली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जो फौरी तौर पे जनरेट होते हैं इस ट्रॉमा की वजह से। नंबर 1, पेनफुल थॉट्स, flashbacks, upsetting thoughts, memory loss, anything else. Number 2, intense emotion, anger, sadness, fear, something else. Number 3, bodily changes occurs, and difference in blood pressure, unexpected rage, chronic pains, insomnia, and so on. And number 4, behavioral changes occur. And all these things we witness कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा होता। Sometimes we understand कि जो सिचुएशन हमें पेश आई, जो सिचुएशन हमने देखी, जो विटनेस की, या जो सिचुएशन, जो एक्सपीरियंस था, वो बेसिकली ट्रॉमा। नो, that's not trauma. Actually, the author of the book
the body keeps the score. Bessel van der Kolk, he was a neuroscientist and a psychiatrist. He says that the most important thing to know is that there is difference between trauma and stress. Sometimes life sucks good. हम सबकी jobs होती हैं which we do not like, और situations, हम सारा दिन traffic something, हमें ऐसे मसाइल का सामना होता ही है जो हमें अच्छे नहीं लग रहे थे. Actually, the situation is not the trauma. Our response towards that situation is actually the trauma. Okay? Why? Because when the moment we are facing the situation is over, then it's over. लेकिन जब वो सिचुएशन हमारी बॉडी के अंदर ओवर नहीं होती और हमारी बॉडी रिएक्ट्स द सेम वे जैसा कि हम उस सिचुएशन में बिहेव कर रहे थे, that means that we are now facing a trauma. Because हार्ड टाइम्स के अंदर किसी स्पेसिफिक किस्म के रिएक्शन का जनरेट होना इज क्वाइट नॉर्मल. कोई हादसा हो गया, कोई बात हो गई, थोड़ा सा आपको कोपिंग टाइम चाहिए, थोड़ा सा आपको, अगर उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं देन इट्स ओके. लेकिन अगर उस सिचुएशन के ओवर होने के बाद आपकी बॉडी या आपका डिफेंस मैकेनिज्म, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबकॉन्शियस हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो नॉर्मल नहीं हो रहा ना, then this means that we are having a trauma. हम दोबारा से सेटल डाउन अपनी लाइफ की तरफ नहीं हो रहे. जब भी ट्रॉमा के बारे में बात की जाती है, अमूमन लोगों का ध्यान जाता है मिलिट्री पर्सोनल्स, इस किस्म की हार्ड जॉब्स करने वाले, लेकिन यहां तक बात नहीं होती. एक्चुअली जो शुरू में बात आई थी कि जब हम किसी चीज को जो अच्छी नहीं है हम विटनेस करते हैं, वो भी ट्रॉमा जनरेट करती है, तो उसमें तो हमें बहुत बड़ा रेशो बच्चों का मिलता है जो ट्रॉमाटाइज होते. इवन एक रिसर्च के मुताबिक एटलीस्ट 1 of 8 kids experience physical violence between their parents. A large number of kids are beaten by the caregivers or beaten very hard. यानी sometimes we have jobs and something और हमें किसी पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि आप हमारे बच्चों का ख्याल इस टाइम में रख लीजिएगा, और इस टाइम में उनको फिजिकल किस्म का हार्म पॉसिबल है कि पेरेंट्स की तरफ से ही बीटन वेरी हार्ड किस्म का रिस्पॉन्स जब भी आएगा तो ये बच्चे के लिए ट्रॉमा है. ओके, large number of people, especially women, have a sexual relationship which is unwanted. So हमें ये कहना चाहिए कि होना तो नहीं चाहिए, मगर trauma is everywhere. Basically, trauma is something that happens to you that makes you so upset that it overwhelms you. You stay away and you basically collapse in the state of confusion. अब क्या करूं, क्या हो सकता है? Maybe rage, because you are unable to function in the face of that particular threat. ओके, ये चीज तो हमने अच्छी तरह समझ ली कि ट्रॉमा है क्या. अब हम थोड़ी सी इस बात पे करते हैं, थोड़ा सा ट्रॉमा के बारे में, कि प्रॉब्लम ट्रॉमा के साथ ये है कि इट स्टार्ट्स विद द इवेंट, बट प्रॉब्लम लाइज हियर कि ये खत्म कहाँ होगा. इवेंट के खत्म होते ये खत्म नहीं होता. जो मैंने पहले कहा कि अगर इवेंट के साथ खत्म हो जाए तो वो तो हमारा रिस्पॉन्स है, और उसके बारे में जस्टिफाइड भी है हमारी बॉडी, हमारा माइंड, कि हर एक नेगेटिव किस्म का जो हमने एक्सपीरियंस किया, एक उसके साथ एक रिएक्शन और रिएक्शन है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे. लेकिन जब ये उसके साथ एंड नहीं होता ना, तो प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाता है. क्यों? व्हाई? बिकॉज इट चेंज द ब्रेन. अब अगर हम इस डिस्कशन में पढ़ते हैं कि ये कैसे ब्रेन को चेंज करता है, तो ये बहुत लंबी डिस्कशन है और मैं इसको यहाँ पे अभी टच नहीं करना चाहती. मैं चाहती ये हूँ कि हम ट्रॉमा और उसके इफेक्ट्स के ऊपर जरा ज्यादा बात करें और इसकी तरफ ज्यादा आए कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. अच्छा, जब होता ये है कि हमारी बॉडी ने उसका रिस्पॉन्स स्टॉप नहीं किया, इवेंट तो ओवर हो गया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं रुका, तो क्या होता है? हम
इस चीज की सलाहियत खो देते हैं, वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, इस बात के बारे में दूसरे की क्या राय। क्यों? क्योंकि हम तो फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड में जा चुके हैं, हमारे ब्रेन ने वर्किंग स्टॉप कर दी है। अब हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे कैसे? हम तो सिर्फ अपना डिफेंस मैकेनिज्म चला रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने आप को बचाव चाह रहे हैं कि मुझे हार्म ना हो, क्योंकि मेरा ब्रेन मुसलसल मुझे सिग्नल्स दे रहा है, नो इट्स नॉट समथिंग गुड, इट्स नॉट समथिंग सेफ, इट्स नॉट समथिंग बेनिफिशियल फॉर यू। सेकेंडली क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स को कोऑर्डिनेट अच्छी तरह से नहीं कर सकते, और अपनी थिंकिंग को, वो भी बिल्कुल इसी रिएक्शन की वजह से, फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड की वजह से। अफेक्ट क्या होता है इसका? Traumatized people have a lot of problem in experiences pleasure and joy. And the core issue is our hormonal and physiological impulses that has to do with the psychological need. Which need? The need of survival. कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए इतनी उस वक्त जो कोशिश करनी पड़ती है ना, उसकी वजह से हमारा ब्रेन अपनी कोर वर्किंग छोड़ देता है। अच्छा, एक बात और हम समझ लेते हैं, अगर हमें ये समझना है कि हमारे पास जो मेमोरीज हैं वो ट्रॉमाटाइज्ड मेमोरीज हैं या ट्रॉमाटाइज्ड मेमोरीज नहीं है, वो एक नॉर्मल नेचुरल रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स एनी सिचुएशन विच वी फेस, तो हमें ये समझना चाहिए कि ट्रॉमाटाइज्ड मेमोरीज आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मेमोरीज। कैसे? नंबर वन, दे डू नॉट सॉफ्टन अवर टाइम। इवन बहुत सारा वक्त गुजर गया, वो ट्रॉमा आपने फेस किया था 10 साल पहले, 8 साल पहले, जितने भी लेकिन इतने अरसे के बाद भी वो फीलिंग आपके लिए नॉर्मल नहीं हुई, उस टाइम ने उनको सॉफ्ट नहीं किया, दे स्टे इंटेंस। नंबर टू, they are often sensory. For example, flashbacks. It feels that the subject is facing the event in the sight and the sounds and smell. Some people recall the smell, कि ये जो स्मेल है ना, बस इस स्मेल के आते ही मुझे कुछ हो जाता है, वो सेंसरी होती है। नंबर थ्री, the passage of time is distorted. This is very interesting thing to learn, कि it feels like you are living it over and over again. आपको पेन वैसा हो रहा है कि जैसे अभी ये आपके साथ हुआ, जैसे अभी ये महसूस हुआ, जैसे अभी ये तकलीफ हो रही है, जैसे अभी हम ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। टाइम डिस्टॉर्ट होता है। वो टाइम चाहे जो 8 साल पहले किसी अपने की डेथ का था या किसी और ट्रॉमेटिक टाइम था, हर बंदे के लिए ट्रॉमा की डेफिनेशन मुख्तलिफ होगी जिस भी उससे वो गुजरा, लेकिन वो टाइम जो बीच का था, वो टाइम मुझे वैसा फील नहीं हुआ, मेरे लिए डिस्टॉर्ट हो गया। मेरे लिए आज भी वो ऐसा ही है कि जैसे मैं अभी उस पेन से गुजर रही हूँ। एंड नंबर फोर, दे आर ऑफन फ्रेगमेंटेड। कुछ विविड होगा, कुछ क्लियर है, कुछ अनक्लियर है, कुछ बातें याद हैं, कुछ जहन में नहीं है, कुछ वेग है, कुछ स्मेल्स हैं, कुछ एक्शंस हैं, कंप्लीट इवेंट पूरा नहीं बन सकता। ये ट्रॉमा का साइन। अच्छा, थोड़ी सी बात इस पे करते हैं कि वाकईतन जो हमने ट्रॉमा की अब तक डेफिनेशन को समझी है वो ये कि ट्रॉमा हर बंदे के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है, हर बंदे की स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बात उसको लगी, जो सिचुएशन उसको लगी कि अनबेरेबल थी, वो चाहे दूसरे बंदे के लिए बेरेबल थी, लेकिन वो स्पेसिफिक उस बंदे के लिए उस वक्त सहना मुश्किल थी, वो उसका ट्रॉमा बन गई। तो ये हर फेज ऑफ लाइफ में हो सकता है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, किसी भी टाइम पे कोई भी ट्रॉमा आ सकता है। स्पेसिफिकली बात करते हैं कि डज अवर चाइल्डहुड ट्रॉमा शेप्स अवर पर्सनैलिटी। तो ये डिस्कशन बहुत अर्ली सिंस द डॉन ऑफ साइकोलॉजी चल रही है कि वाकईतन ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है इसका बड़ा अफेक्ट होता है, इमोशनल अफेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल उसकी जो आज पर्सनैलिटी, जो किसी भी फर्द की आज टुडे उसकी पर्सनैलिटी है, वो आउटकम है बेसिकली उसके पास्ट का और स्पेशली उसके चाइल्डहुड का।
Secondly, emotional or physical trauma makes the way you think, makes the way you behave, and makes your personality traits. And number 4, even makes you prone to some serious mental and physical illnesses. थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री को देख लें तो इसमें बहुत सारी हमें थ्योरीज मिलती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड की बात ना करें तो हमारी बात मुकम्मल कैसे हो सकती है. सिगमंड फ्रॉइड ने जब हमें कॉन्सेप्ट दिया इड, ईगो और सुपर ईगो का, तो उन्होंने भी 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी दी, व्हिच क्लेम्स कि हम 5 क्रिटिकल स्टेजेस से गुजरते हैं. नंबर 1, ओरल. ये 0 to 1 ईयर ऑफ लाइफ है, जिसके अंदर लेक्टेशन का ये टाइम है. इसके अंदर अगर चाइल्ड मिस हैंडल हो, यानी वो अंडरफेड है या ओवरफेड है, किसी भी किस्म की ओरल मिस हैंडलिंग अगर आती है, तो बच्चा फिक्सेशन डेवलप कर लेता है, जिसका इफेक्ट क्या होता है. वक्ती इफेक्ट्स की बात मैं इस वक्त नहीं करूंगी, मैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की सिर्फ बात करती हूँ. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के अंदर वो मैनिपुलेटिव किस्म की पर्सनैलिटी आ जाती है, एडिक्टिव पर्सनैलिटी, एक एडिक्टिव किस्म का रिस्पॉन्स आ जाएगा. वो हमेशा अपनी इस फिक्सेशन को फुलफिल करने के लिए कोशिश करेगा कि मैं अपनी इस फिक्सेशन को सेटिस्फाई करूं. मैमूना, आपको सवाल पूछना चाहती हैं? अगर हम लास्ट के 10 मिनट्स तक वेट कर लें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्या? जी जी ठीक है. ओके. सेकेंड चीज इज एनल. ये 1 to 3 इयर्स ऑफ एज का टाइम है, जिसके अंदर अमूमन हम अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन कराते हैं. इसके अंदर अगर मिस हैंडलिंग हुई तो क्या होगा? मेसी और अनऑर्गेनाइज किस्म की पर्सनालिटी वजूद में आएगी, जो कि रिबेलियस होगी अगेंस्ट अथॉरिटी. नंबर 3, phallic phase. This is 3 to 6 years of the age, जिसके बीच में अमूमन जेंडर्स डिफाइन हो रहे होते हैं बच्चों के. इसके बीच में अगर मिस हैंडलिंग होगी तो बच्चा अपने अंदर अमूमन इस टाइम के अंदर लड़कों के खसूसन फादर्स के साथ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं. वो बहुत फ्रेंडली नहीं है. क्यों? क्योंकि उनको उससे प्रॉब्लम हो रहा है जो कि द मोस्ट पावरफुल इन द सोसाइटी. और अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज उस टाइम पे ना किया जाए तो क्या होगा? जब वो बड़े होंगे, जब उनके हाथ में अथॉरिटी होगी, देन दे फेल टू डेवलप द सेंस ऑफ मैनहुड. या फिर ये कि हमने सब मैरिड कपल्स ने देखा है कि मर्दों के अंदर मदर फिक्सेशन होती है. तुम वैसा नहीं पका सकती जैसे मेरी अम्मी पकाती है, तुम वैसा घर डील नहीं कर सकती जैसे मेरी अम्मी करती है, ये घर कभी वैसा सेटल नहीं हो सकता जैसा मेरी अम्मी करती थी, सिर्फ उस टाइम को अच्छा डील ना करने. और क्या होता है? नॉट श्योर अबाउट सेक्सुअलिटी, और समहाउ इनफर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स भी इसके अंदर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी इसके अंदर आने लग जाता है. नंबर 3, लेटेंट फेज आता है. ये 7 to 13 इयर्स ऑफ द एज है, और इसके टाइम में जब बच्चा सोशलाइज करना शुरू करता है, खसूसन अपने सेम जेंडर के अंदर, और इस सोशलाइजिंग के अंदर वो कोशिश करता है कि आइडेंटिफाई करे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रोल क्या है, क्योंकि उसको वो रोल अपनाना है. जब इसके अंदर हम मिस हैंडलिंग करेंगे तो उसकी भी फिक्सेशन डेवलप होती जाएंगी. नंबर 5, जेनिटल. इस फेज के अंदर प्यूबरिटी से लेकर ये डेथ तक का फेज चलता है. ठीक हैंडल हो तो सक्सीड इन डेवलपमेंट और एक लविंग किस्म का रिलेशनशिप और बैलेंस सेक्स ड्राइव वाला इंसान वजूद में आता है. लेकिन अगर ये वहां पर अच्छा हैंडल ना हो तो क्या होता है? हमेशा एक ऐसा इंसान वजूद में आता है जो सप्रेस करता है अपनी तमाम डिजायर्स को, अपनी डिजायर्स को खुल के कह नहीं सकता, कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी बात के मामले में. फिर क्या होता है कि सोशल नॉर्म्स को कभी हमेशा वैल्यू नहीं देता. फिर ये कि गिल्ट, नो गिल्ट ऑफ ब्रेकिंग लॉज आ जाता है इसके अंदर, दूसरों को हर्ट करने का बिहेवियर होता है. बहरहाल और बहुत सारी इसके अलावा थ्योरीज मिलती हैं जो कि बच्चों को अगर हम ब्रॉट अप अच्छा नहीं कर रहे
तो उसके ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पियाजेट्स थ्योरी जो इस पे बात करती है कि वी हैव टू कॉन्कर 4 stages of cognitive development to reach full human intelligence. Then again the attachment theory बहुत important aspect of life को वो कवर करती है, और वो कहती है कि अगर ये जो शुरू का टाइम है ना बच्चे का, जिसके अंदर वो बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्स सीख रहा है, उसके अंदर अगर पेरेंटल अटैचमेंट अच्छी थी ना, सिक्योर्ड अटैचमेंट थी, बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी नहीं आई, तो ये वाला बच्चा कल को चल के माशरे के लिए कामयाब और मुफीद इंसान होगा। और अगर उसके अंदर वहां पर पेरेंट्स के साथ ही इनसिक्योरिटी आ गई, तो ये कल को जाके माशरे के लिए बड़ा मुश्किल किस्म का इंसान बनेगा। अब ये जरा मुश्किल लगता है हमें ये सुनना कि एक लैक्टेटिंग बेबी या एक इतना छोटा बच्चा, उसके साथ इनसिक्योर अटैचमेंट कैसे होती है, क्योंकि मैं और आप तो मदर्स हैं, मदर्स को तो करना ही क्या होता है, जान लुटानी होती है बच्चों पे। वो बच्चे जिनके आने से पहले हम प्लानिंग शुरू कर देते हैं, आएगा तो ये कॉट होगी, ये कपड़े होंगे, फर्स्ट डे ये पहनाना है, ये करना है, वो करना है। एक लंबी तवील हमारे पास आती है लिस्ट उन प्लानिंग्स की जो हम कर रहे होते हैं उस वक्त बच्चे के लिए। तो ये कैसे इनसिक्योर अटैचमेंट हो जाती है, इसके ऊपर हम जरा तफसील से बात करेंगे, लेकिन जरा आगे चलते एक बात बीच में मैं करना चाहूंगी। अगर किसी का तजर्बा है कि किसी के बच्चे को फॉर एग्जाम्पल डॉग ने काट दिया, डॉग बाइट से कोई दूसरा हो, या समझे कि बच्चे को जरा ज्यादा चोट लग गई, वो गिर गया, पार्क में खेलते हुए जोर से गिर गया, अगर तो वो गिर गया और पेरेंट्स ने कहा कि ओ आई एम सॉरी आप गिर गए, ओ लेट मी सी, मैं देख लूं आपको कितनी चोट आई, ओ वाकई आपको ज्यादा चोट आई है, लेट मी हेल्प यू। तो साइंटिस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो बच्चा ट्रॉमा में नहीं जाता। क्यों? तकलीफ से तो वो बहुत गुजरा, लेकिन वो ट्रॉमा में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसका रिलेशनशिप, उसकी सिक्योरिटी बाउंड्रीज नहीं टूटी, पेरेंट्स उधर थे उनको सपोर्ट करने के लिए, तो जो कुछ उसने फेस किया वो तो किया ही किया, लेकिन चूंकि उसके सिक्योरिटी इश्यूज नहीं टूटे, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स नहीं खराब हुए, वो परेशान नहीं हुआ, इसलिए उसको डील करना आ गया कि उसने अपने इस मुश्किल के साथ कैसे डील करना है। बिल्कुल यही बात अटैचमेंट थ्योरी कहती है कि अगर हम अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट लेवल ऐसा रखें कि वो उनको सूद करने वाला, काम करने वाला, रिलैक्स करने वाला होगा, तो फिर इन रिटर्न एक ऐसी पर्सनैलिटी बनेगी, एक ऐसा ट्रेड डेवलप होगा जो कि मुआशरे के लिए बड़ा यूजफुल होगा। इसके अलावा ये तो कुछ थ्योरीज थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब जरा बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स पे जो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से अमूमन लोगों में नजर आते हैं, और हम कहते हैं कि ये मसला इस पर्टिकुलर पर्सन का है कि ये इस एरिया को कवर नहीं करता, लेकिन बेसिकली वो चाइल्डहुड ट्रॉमा का अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यू बिकम अ परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिज्म और चाइल्डहुड ट्रॉमा का जो कनेक्शन है ना, ये बड़ा मजबूत है। कैसे? व्हेन यू हैव अ चाइल्ड, और हमारा उसके लिए प्लान बड़ा स्ट्रांग है, अब बेशक उसने होमवर्क आधे घंटे में कर लिया है, लेकिन उस बच्चे को हमारे मुताबिक 2 घंटे पढ़ना है, एंड वी से कि नहीं बेटा आपको तो अभी पढ़ना है, वो बेशक कह रहा है मैंने होमवर्क कर लिया कंप्लीट, दैट्स इट, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो बच्चे के अंदर अपने लिए ये बात उठती है कि नहीं, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे का रूम हमेशा अनटाइडी है और हम हमेशा बार बार वो जिस भी सिचुएशन में है हम उसे यही एहसास दिलाए, क्लीन योर रूम, क्लीन योर रूम, क्लीन योर रूम, तो बच्चे को एहसास होता है कि आई एम नॉट परफेक्ट, मैं वैसा नहीं हूं कि मैं अपने पेरेंट्स को पसंद आ जाऊं, या मैं परफेक्ट नहीं हूं, आई एम नॉट समथिंग
जिसको प्रेस किया जाए, जिसको पसंद किया जाए, जिसको ऑब्लाइज किया जाए। ये जो हाई एक्सपेक्टेशन लेवल्स है ना, बच्चा तो आर्टिस्ट है, बड़ी अच्छी पेंटिंग करता है, बट वी हैव अ प्लान्स कि नहीं, मेरा पहला बच्चा तो डॉक्टर ही होना चाहिए या इंजीनियर ही होना चाहिए या लॉ स्कूल नहीं जाना चाहिए। देन बच्चा अपने बारे में कंफ्यूजन ले लेता है, या हम उसके ब्रॉटअप, ये जो शुरू में हम उसको परफेक्शनिज्म का टेस्ट देते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता becomes the way of thinking of the child, and when they grow up, that's the pattern of their life। और ये बात फिर जनरेशंस में चलती है, रफ्ता 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 रफ्ता, वो उनकी जनरेशन में, नेक्स्ट उनकी जनरेशन में। क्यों? क्योंकि हमने परफेक्शनिज्म का एक ऐसा ट्रेड अपनी लाइफ में डाल दिया जिसकी वजह से हम खुद स्ट्रेस में रहे, पेन में रहे, हर वक्त एंगर में रहे। वही बात हमने बच्चों को फीड की और बच्चों ने हमसे लेकर अपनी जनरेशन को दे दी। सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है? यू मे डेवलप अ प्रॉब्लम इन ईटिंग, द ईटिंग डिसऑर्डर। हाउ? इफ यू हैव बीन थ्रू द चाइल्डहुड ट्रॉमा, especially childhood emotional trauma, then what comes? बच्चा अपना बेस्ट फ्रेंड फूड को बना लेता है। हाउ? क्योंकि ये वो वाहिद चीज है जिसको मैं जब खाता हूं तो ये मुझे हर्ट नहीं करता, इट ऑलवेज टेस्ट्स गुड। मैं आइसक्रीम जब भी खाता हूं तो ये मुझे मीठी ही लगती है, ये मुझे अच्छी ही लगती है। मेरे फला 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 रिलेशंस जो मैं जब भी उनसे बात करता हूँ वो तो मुझे हमेशा हर्ट करते हैं, लेकिन ये जो आइसक्रीम है ना, दैट्स द बेस्ट थिंग। मैं जब भी इसको खाता हूँ, सर्दी में खाता हूँ, गर्मी में खाता हूँ, जब भी खाता हूँ, ये हमेशा मुझे बेस्ट लगती है, हमेशा उतनी ही मीठी, हमेशा उतनी ही अच्छी, हमेशा उतने ही चॉकलेट चिप्स। ये जो इमोशनल एफिलिएशन डेवलप हो जाती है फूड के साथ, इसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर आने लगता है। एक दूसरी थ्योरी भी बीच में आती है और वो ये बात कहते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लुक्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, उनके बच्चे भी फिर ये ना ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव सीन इवन इन माय सोसाइटी, के मेरे एज के लोग भी ये काम करते हैं। यू समटाइम्स एक्ट चाइल्डिश, नॉट ओनली चाइल्डिश, सुपर चाइल्डिश। समटाइम्स कुछ ऐसी आवाजें, एक्चुअली दैट्स द ट्रॉमा। हमने शुरू में बात क्या की थी, टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है। वो चाहे जितना भी टाइम पहले था, आज भी हम जब बात करते हैं हमें लगता है कि हम उसी फेज में जी रहे हैं। वो चाहे 20 साल पहले, 25 साल पहले की बात है, लेकिन लगता है कि हम अभी भी उसी में हैं। उन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए बार बार एक सब्जेक्ट, मैं जहां पे भी लफ्ज सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, सब्जेक्ट से मेरी मुराद है ट्रॉमाटाइज्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट को लगता यह है कि वो उन प्रॉब्लम्स को, उन ट्रॉमास को सॉल्व कर सकता है उस फेज में जाके जहां पर उसने एक्सपीरियंस किया था, शेम, गिल्ट, ह्यूमिलिएशन, फियर, एनीथिंग एल्स। और क्यों ये लोग चाइल्डिश बिहेव करते हैं? बिकॉज दे आर टेरिफाइड ऑफ बीइंग एन एडल्ट। वो एडल्ट स्ट्रेसेस नहीं लेना चाहते कि बड़े होने के जितने प्रॉब्लम्स है ना, बड़े होने की जितनी टेंशन है ना, उनसे बच के निकल जाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, दिस इज ऑल्सो नोन एज एज रिग्रेशन। सिर्फ इतना नहीं होता, 2-3 बातें इसमें, बेबी टॉक्स भी होती हैं इसमें। नंबर 2, थ्रोइंग टेंट्रम्स भी इसके अंदर आता है। एंड नंबर 3, सम पीपल यूज स्टफ टॉयज फॉर सेल्फ सूद। बहुत सारे लोगों में, ये अपने आसपास अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एज के इस हिस्से में पहुंच गए कि जॉब्स कर रहे हैं, अपने बच्चे हो गए, बट दे स्टिल हैव अ स्टफ ऑन देयर बेड जो वो सोते हुए सेल्फ सूदिंग के लिए यूज करते हैं। एंड दैट्स एक्चुअली देयर चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसने वो बीच का सारा टाइम डिस्टॉर्ट कर दिया और वो अपने उस टाइम के अंदर बेसिकली अपने माइंड में रुके हुए हैं जहां पर उन्होंने एक स्पेसिफिक फियर, एक स्पेसिफिक इमोशन, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फेस किया था।
फोर्थ थिंग, यू डेवलप एन इनसिक्योर अटैचमेंट। जैसा कि हमने अटैचमेंट थ्योरी के अंदर बात की कि 3 टाइप्स ऑफ इनसिक्योर अटैचमेंट्स होती हैं। अटैचमेंट थ्योरी में हमने काफी तफसील से देख लिया कि या तो सिक्योर अटैचमेंट होती है या इनसिक्योर होती है। जो इनसिक्योर होती है उसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, एंशियस एंड प्रीऑक्युपाइड। इसके अंदर क्या होता है? यू फील लो सेल्फ एस्टीम, हर्ट, unlovable, and there is something wrong with you. You are not good enough. And at the same time, you crave for love. मुझसे कोई मोहब्बत करे, मुझसे कोई बात करे, मेरे से कोई अच्छी लवेबल रिलेशनशिप बनाए। सेकंड क्या होती है? अवॉइडेंट एंड डिसमिसिव इनसिक्योर अटैचमेंट। इसमें क्या होता है? अवॉइडेंट पर्सनैलिटी बन जाती है। हाउ? दूर से देखने में तो लग रहा होता है कि बहुत स्ट्रांग है, किसी से शेयर नहीं करता, किसी से बात नहीं करता, किसी से अपने प्रॉब्लम्स नहीं कहता, लेकिन बेसिकली दैट्स अवॉइडेंट एंड डिसमिसिव पर्सनालिटी। हाउ? बचपन में जब हर हर बात पर वो परफेक्शनिज्म हमारा आगे आया होता है ना, और हम बच्चे से कहते हैं नो 80% आर नॉट गुड, आपको तो बेटा 100 ही लेने थे। ये जो आपका एक पिलो ठीक नहीं है ना, योर रूम इज नॉट क्लीन। बच्चा ये बात समझ लेता है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, इसमें से कुछ भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ट्रस्ट नहीं करना मुझे किसी पे। और अभी भी आकर वो बाकी तमाम दुनिया के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देता है, इसलिए वो इवन अपने प्रॉब्लम्स भी नहीं कहता। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ये हमें समझना चाहिए कि आस्किंग फॉर इज नॉट समथिंग जो विच मेक्स अस वीक। दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग टू आस्क फॉर हेल्प। एक्चुअली बच्चा यहाँ पर वो आस्क फॉर हेल्प वाला हिम्मत छोड़ देता है। नंबर 3, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड फियरफुल अवॉइडेंट। ये उस सूरत में होता है व्हेन यू हैव पेरेंट्स हु आर एट सम टाइम्स वेरी हॉट एंड एट सम टाइम्स दे आर वेरी कोल्ड। At the moment, everything was going perfect, everything was good, everything was under control, and at the second moment, they yell upon you. कुछ ऐसी डांट है, कुछ ऐसा, यानी जब मूड स्विंग्स पेरेंट्स के बच्चा फेस करता है तो इस किस्म की पर्सनैलिटी बन जाती है। इनके साथ होता क्या है? इनका अपना सेल्फ इमेज भी अनस्टेबल हो जाता है। अपने बारे में भी ये यही सोचते हैं कि पता नहीं हम ठीक भी हैं या नहीं हैं, हम सही भी कर रहे हैं या नहीं है, हम एक अच्छा इंसान हैं भी या नहीं है। ये कंफ्यूज किस्म की जो पर्सनैलिटी है ना, ये इससे परवान चढ़ती है। ओके, थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं कि अब तो बहुत हमने समझ लिया कि ट्रॉमास ये होते हैं, ये अफेक्ट होते हैं। बीच में अक्सर लोगों ने ये सोचा होगा कि अच्छा ये तो मेरे साथ भी होता है। सोचा या नहीं सोचा? मैमूना ने सोचा, या ये मैंने देखा अपने आसपास के लोगों पे, वाकई उसके पास ये एक ट्रेट था, वो ऐसे करती थी। हाँ नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। मुझे बड़ा अच्छे तरीके से मैं इसको रिलेट कर रही हूँ। अभी रिसेंटली क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ, तो मेरे पास एक पेशेंट आया जो 70 इयर्स ओल्ड था, और जो ही मैं उसके मुंह में इंस्ट्रूमेंट्स डालती थी तो उसको उबकाई आती थी, यानी वो कुछ करने लगता था। तो उससे पूछा गया, जबकि ये वो कहता है मुझे खाने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो अब 70 इयर्स का बंदा इस चीज को लेके बैठा था कि उसकी माँ ने उसको जबरदस्ती खाना खिलाया था बचपन में, और वो उसको खाने से भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो एक सिटिंग में सारा खाना नहीं खा सकता। तो इतनी ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि जो ही हम उसके दांत चेक करने लगते थे तो उसको उबकाई आती थी। तो ये वाकई बहुत मेरे लिए जो था ना, वो एक शॉकिंग था कि मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट। हालांकि हम क्या समझते हैं, मुंह में लुकमा खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, लुकमा डाल दो और वो फटाफट, और वो चीज जो है वो कितनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है। एग्जैक्टली। आई एम श्योर ये वाला जो टॉपिक है ये तो हर कोई रिलेट कर रहा होगा अपने बच्चों के साथ, अपने मतलब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। एग्जैक्टली। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये साइंटिफिक रिसर्च का जो टाइम था उसको लिमिटाइज करने की कोशिश की। हम अब आते हैं इस बात की तरफ कि हील कैसे किया जाए। अभी हम बच्चों की तरफ बात नहीं कर रहे कि बच्चों के ट्रॉमा, अभी अगर हमें लगता है कि हम में से किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो हम अभी फेस कर रहे हैं, हील कैसे करें उसको।
5 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं हीलिंग के, उनको मैं रिवाइज करते हुए उन चीजों की तरफ जाऊंगी जो हमारी हीलिंग के लिए जरूरी है। उनमें से नंबर 1 ये है कि डू स्मॉल डोजेज एट अ टाइम। एकदम से बहुत बड़ा अपने लिए कोई गोल सेट ना कर लें, कोई बड़ा स्टेप ना उठा लें। क्यों? जब आप बड़ा स्टेप उठा लेंगे आप एकदम से फिर ओवरवेल्म हो जाएंगे, दोबारा से वो ट्रॉमा स्टार्ट हो जाएगा, बजाय वो ट्रॉमा खत्म होने के वापस ज्यादा बुरी तरह उसी ट्रॉमा के अंदर पकड़े जाएंगे। नंबर 2, बी जेंटल विद योरसेल्फ। बहुत अजीब बात अमूमन बच्चों को भी लगती है और हमें भी, कि जब हम कोई सिचुएशन फेस करते हैं ना तो हम भी अपने आप से कहते हैं क्या बच्चों वाली चीज थी, छिपकली से डर गई हो, कैसे बताओ। नो, बी जेंटल विद योरसेल्फ। हर एक का ट्रॉमा डिफरेंट होता है। ये लिजर्ड जो मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे इवन अपने ट्रॉमा को भी किसी दूसरे के ट्रॉमा से कंपेयर नहीं करना। मैं एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हूं और मुझे अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है फेस करने में तो मैं इसको उसकी रिस्पेक्ट करूं कि हाँ मेरी बॉडी मुझे अगर ये सिग्नल्स दे रही है तो मुझे इसे समझना है, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है उससे डील करना। दैट्स टोटली नेचुरल। एक बंदा अपने ध्यान में बैठा है और एकदम से उसके सामने छिपकली तेजी से गुजरी, दैट्स क्वाइट नॉर्मल। जब हम अपने आप को इंसान होने का मार्जिन देने लग जाते हैं ना, आवर हीलिंग बिगिंस। जब तक हम इस डिनाइल फेज में रहते हैं कि नहीं ये तो मैंने गलत किया, मुझे नहीं डरना चाहिए था, ये किसी को पता ना लगता है, देखो मेरे हस्बैंड तो नहीं डरते, मैं क्यों डर जाती हूँ। नो, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना छोड़ें, इवन अपने ट्रॉमा को भी खुसूसन दूसरे से कंपेयर करना छोड़ें। हर एक की इंडिविजुअल लाइफ है, इंडिविजुअल उसके प्रॉब्लम्स हैं, इंडिविजुअल उसके ट्रॉमास। नंबर 3, गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ सपोर्ट। साइकोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, कोचेस मौजूद हैं, उनके साथ काम करें। व्हाई? बिकॉज हग्स, फिजिकल टच, सूदिंग वॉइसेस, दूसरे की प्रॉब्लमेटिक टाइम को सुनना, एवरीथिंग हैव एन इफेक्ट। और ऐसा जबरदस्त इफेक्ट होता है कि अमूमन हम अपनी छोटी छोटी बातें जो जहन में लेकर बैठे होते हैं ना, उनको उनके इफेक्ट को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उस टाइम में जबकि मैं उसको दोबारा से हल करने के लिए बैठा हूं, मुझे उस वक्त एक अच्छा टच, एक सूदिंग वॉइस मेरी मेमोरी को सेटल करने के लिए काफी हो जाती है। नंबर 4, टेक ब्रेक्स। अपने आप का जब भी आप ट्रॉमा रिजॉल्व करने लगे, एक ही गो में बस चल नहीं पड़ेंगे, बस आज को खत्म ही करके रहूंगा या आज सब ठीक ही होके रहेगा। नो, टेक ब्रेक्स। अपने आप को इंसान होने का मार्जिन दीजिए, सेल्फ लव जिसको कहते हैं। इसीलिए फोकस किया जाता है, क्लाइंट से कहा जाता है कि आप पिकनिक्स प्लान करें, ब्रेक लें, कुछ आउटिंग करें, एंजॉयमेंट करें। ये जो ब्रेक है ना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तभी तो अल्लाह ताला ने भी हमें कुरान में हुक्म दिया ना, कुल सीरू फिल अर्ज़, तुम जमीन के अंदर चला फिरा करो। क्यों? ये नेचुरल ब्यूटी जो अल्लाह ताला ने नेचर बनाई है, ये हमें काम डाउन करती है, सूद करती है। नंबर 5, मेक द इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। हम पीछे बात करके आए थे कि ट्रॉमा के अंदर बेसिकली होता क्या है, पूरी फिगर, पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती, वेग बातें होती हैं। कोई एक बात जो हमें उस वक्त प्रॉब्लम दिए थी, परेशानी दिए थी, वो याद होती है, पिक्चर क्लियर नहीं होती। उसमें क्लाइंट के साथ कहा, सब्जेक्ट से कहा यह जाता है कि वो तमाम बातें जो आपको भूल गई हैं उन्हें याद करने की कोशिश करें। इस पिक्चर को कलर दें, इस पिक्चर को एक स्मेल दें, इस पूरी पिक्चर को, यानी वो आपकी लाइफ की मूवी जो आपके जहन में स्टक हुई है, उसको कंप्लीट करें। उसके पास साउंड्स भी हो, उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी ठीक हो। उसका जब हम उसका ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो अमूमन हम बहुत सारे बिहेवियर्स को समझना शुरू कर देते हैं। ये इसलिए हुआ था, उससे पहले ये बात हुई थी ना, इसलिए अम्मी ने गुस्सा कर लिया था, उससे पीछे ये प्रॉब्लम था। ओके, अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि हमारे पास किस किस किस्म की अप्रोचेस मौजूद हैं हील करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अप्रोचेस मौजूद हैं। व्हाई? बिकॉज वन साइज डजंट फिट्स ऑल। हर एक का एक अपना साइज होता है।
वो टेलर्ड किस्म की अप्रोच होती है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि इस सब्जेक्ट को किस चीज की जरूरत है। सेकेंडली, ऑल्दो प्रॉब्लम या ट्रॉमेटिक इवेंट हैपन इन द पास्ट, लेकिन हम उसको प्रेजेंट सिचुएशन में सॉल्व करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट्स जनरेटिंग द इलनेस और द सफरिंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन। इवन वहां पर इतनी वर्स सफरिंग नहीं होती जहां पर ये प्रॉब्लम हुआ होता है। जहां पर ये ट्रॉमा स्टार्ट हुआ था वहां पर तो एक छोटा सा इमोशन मिलता है, बहुत छोटा सा, कि इवन एक डॉग आया और उसने बाइट किया और वो चला गया, मैं उस वक्त हल्का सा रोई और बात खत्म हो गई। लेकिन पता ये चलता है कि 20 साल बाद मुझे वो फियर इतना ज्यादा था जो मैं उस वक्त कह नहीं सकी थी, जो उस वक्त मैंने शो ही नहीं किया था, या उस वक्त मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं शो करती। और वो मुझे आज प्रेजेंट टाइम के अंदर चूंकि सफरिंग क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम उसको रिजॉल्व भी प्रेजेंट टाइम के अंदर करने की कोशिश करते हैं। किस किस किस्म की अप्रोचेस होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1, साइकोथेरेपी। इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। एक सब्जेक्ट को कोशिश करवाते हैं कि वो अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करे कि आपने जो किया वो क्वाइट नेचुरल था, नॉर्मल था, कोई आपने बहुत अजीब ऑकवर्ड बिहेव नहीं किया, जो पीछे सारी बात मैं करके आई हूं कि अपने ट्रॉमा और अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करें। विद सूदिंग और कामिंग वॉइसेस और टैप्स एंड हग्स इस मामले को हल करने की कोशिश की जाती है। सेकेंड अप्रोच है EMDR की, दैट्स आई मूवमेंट डिसेंसेशन एंड रीप्रोसेसिंग। इसमें होता यह है कि हम सब्जेक्ट से कहते हैं कि आप अपना वो ट्रॉमेटिक इवेंट याद करें जिसने आपको प्रॉब्लम दिया, और फिर हम लेफ्ट टू राइट उसकी आंखें मूव कराते हैं, क्योंकि आंखें मूव करने से जब राइट टू लेफ्ट आंखें जा रही होती हैं तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को वो टच कर रही होती हैं। जब यानी ये भी पूरी एक साइंस है, अगर हम इस पर बात करें तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल जब मेरी आंखें राइट साइड पे हैं तो मेरे ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट को टच कर रही हैं, लेकिन जब मेरी आंखें लेफ्ट पे हैं तो वो किसी और पार्ट को टच कर रही हैं। इसको भी पूरा इस पे भी पूरी स्टडी, हम इस स्टडी का इस्तेमाल करके सब्जेक्ट से कहते हैं कि वो अपना इवेंट याद करे, अपने माइंड के अंदर लाए उसकी माइनर डिटेल्स, फिर हम उसकी जो आई मूवमेंट्स हैं उनके जरिए से कोशिश करते हैं कि वो अपने जहन के अंदर पिक्चर कंप्लीट करे, ताकि ये जो एम्बिग्विटी उसे परेशान कर रही है ना, जो मजीद अब तक क्वेश्चन मार्क्स उसके जहन में रुके हुए, वो क्लियर हो और वो क्लाइंट हमारा, वो सब्जेक्ट रिलैक्स हो जाए। ओके, नंबर 3, योगा। योगा का भी बहुत अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि हम इसमें अपनी बॉडी से कनेक्ट करते हैं और हम अपनी ब्रीथ रेट को बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज करते हैं, इससे अफेक्ट आता है। बट आई विल टेल यू वन थिंग मोर पावरफुल, बल्कि मोस्ट पावरफुल देन योगा, विच इज नमाज। नमाज विद खुशू, उसके अंदर हम अपने आप को, अपना ब्रीथ रेट, अपना हार्ट रेट, इवन हर चीज बैलेंस कर रहे होते हैं, और फिर इसके मुख्तलिफ पोस्चर्स के अंदर हम अपने आप को हर पोस्चर का एक स्पेसिफिक हक और एक स्पेसिफिक बेनिफिट गेन कर रहे होते हैं। इस टाइम में अगर हम अपनी इंटेंशंस को हायर पर्पस से कनेक्ट करें और अल्लाह ताला से वो तमाम बातें कह दें, तो शायद हमें योगा से ज्यादा इफेक्ट्स मिलें। तभी हमने ये बात देखी कि नमाज हर हालत में पढ़ने का हुक्म है। इवन आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, कहीं बहुत स्वेयर कंडीशन है, इवन सलातुल खौफ के भी अहकामात हैं। इवन ये भी अहकामात हैं कि जब ऐसी सिचुएशन है कि आप मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ते, नमाज शॉर्ट कर लें, लेकिन नमाज छोड़ी किसी सिचुएशन के बारे में नहीं जा सकती। एंड नेक्स्ट इज थिएटर एंड मूवमेंट। इसके अंदर किया यह जाता है कि सब्जेक्ट से कहा जाता है कि अच्छा आप आए स्टेज पे, आप एक्ट करें एक स्पेसिफिक सिचुएशन। फायदा इसका क्या होता है? सब्जेक्ट ये बात समझने लग जाता है कि अवर बॉडी रिस्पॉन्सेस डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। जब सिचुएशन चेंज होती है तो मेरी बॉडी का रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है। तो मैं जिस चीज के ऊपर पिछले 20 साल से रुका हुआ हूं, वहां सिचुएशन चेंज हो चुकी है,
तो मेरा रिस्पॉन्स भी चेंज होना चाहिए। एक्चुअली मसला ये नहीं होता कि हमारा माइंड नहीं मान रहा, एक्चुअली हमारी बॉडी, जिसको हमारा सबकॉन्शियस कंट्रोल कर रहा होता है, वो नहीं मान रही होती। माइंड तो मान चुका होता है कि वो इवेंट इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, उसका इफेक्ट आज तक नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस को जो सदमा उस वक्त में लगा हुआ होता है ना, वो हमारी बॉडी को रिलैक्स नहीं होने देता, और वो अब तक हमारी बॉडी के अंदर वो सम क्रॉनिक पेन्स के जरिए, कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डाल के कोशिश करता है कि वो सेल्फ सूथ करे। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है? न्यूरल फीडबैक भी एक इस तरह प्रोसेस है, इस तरह साइकोडायलिसिस भी एक प्रोसेस है। एक और सोमैटिक अप्रोच भी हमें मिलती है, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट किया जाए, मेमोरीज कंप्लीट की जाए, जो अंदर बातें रह गई थी, छूट गई थी, उनको कंप्लीट किया जाए। क्यों? बिकॉज मेमोरी स्टोर्ड इन अवर सेंसेस, और हमारी बॉडी में, हमारी हैबिट्स में, हमारे नर्वस सिस्टम में हम उनकी कंप्लीट स्टोरीज को भूल गए होते हैं, तो वो प्रॉब्लम शुरू कर देती हैं। हम उनकी स्टोरी कंप्लीट करते हैं तो हमें वो सिचुएशन अंडरस्टैंड होने लग जाती है, हमारे लिए इजी हो जाता है उस सारी सिचुएशन को समझना। इसके अलावा वी हैव द अप्रोच ऑफ टाइमलाइन थेरेपी, जिसके अंदर हम जाकर वो फर्स्ट इवेंट निकालते हैं जिसने एक्चुअली हमें प्रॉब्लम दिया। वाइटल इवेंट इसमें नहीं लेते, कोई बड़ा इवेंट नहीं लेते जिसमें प्रॉब्लम है, फर्स्ट इवेंट पे जाते हैं जहां पे बहुत छोटा सा बनाइन सा एक हमारे पास इमोशन होता है, और वहां से हम उससे लर्निंग लेना शुरू करते हैं कि इसने बेसिकली हमें सिखाया क्या। तो हमें समझ ये आती है कि हमने जितनी भी हार्डशिप्स फेस की, जिनको हम हार्डशिप्स कह रहे थे, बेसिकली दे वर ऑल लर्निंग्स, और इसने मुझे ये सिखाया, इस इवेंट ने मुझे ये सिखाया, इससे मुझे ये फायदा हुआ। जब हम वो लर्निंग लेते हैं तो हमारे इमोशंस या वो फोबियाज जो उस ट्रॉमा से जुड़े होते हैं, वो एकदम से काम डाउन हो जाते हैं। सेकेंडली, क्लाइंट को ये पैटर्न भी समझ आ जाता है कि अब भी अगर कोई ऐसा मामला होता है जो मेरे लिए ट्रॉमेटिक होता है, तो उसमें मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि मैं उससे पूरी तौर पे लर्निंग्स लूं, अपने खुद सीखने की कोशिश करूं, अल्लाह ताला ने मुझे क्या सिखाने की कोशिश की, अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं इसमें मुझे, और जो ही हम वो वाइटल लर्निंग ले लेते हैं ना, जो एक्चुअली अल्लाह ताला उस वक्त हमें देना चाह रहे हैं, उसके लेते ही हमारे इमोशंस फौरन से काम डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ डिसोसिएशन टेक्निक्स भी होती हैं। जैसे आप में से अगर मैं कोई चाहता है तो मैं अपनी एक आखिरी बात कर लूं, तो उसके बाद हम डिसोसिएशन टेक्निक भी इंशाल्लाह थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी इस पे करेंगे। ये तो बातें थी कि अगर हमें कोई ट्रॉमा है तो हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो ये टेक्निक्स सारी थी। क्या ये टेक्निक्स हम खुद इस्तेमाल करेंगे? नो। जैसे अगर किसी को स्विमिंग करनी हो और नहीं आती तो क्या होगा? सीधा जाके पूल में छलांग लगा देगा? नहीं। स्विमिंग करने के लिए उसे जरूरी है कि उसके पास इंस्ट्रक्टर हो, तो इस स्विमिंग का इंस्ट्रक्टर आपके पास, आपका कोच होगा। सेकेंडली, उसकी लाइफ जैकेट हो कि अगर फिर भी कोई सिचुएशन ऐसी है जो कोच से हैंडल नहीं होती, तो एटलीस्ट आपकी जिंदगी तो बच सके। तो ये लाइफ जैकेट का काम ये टूल्स करते हैं जो आपके सामने मैंने रखे, जो अमूमन कोचेस ने सीखे हुए होते हैं, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अकेले इन चीजों के ऊपर काम करना अमूमन फायदा नहीं देता। क्यों? बल्कि अमूमन फायदा नहीं देता तो एक बात है, अमूमन उल्टा नुकसान का बायस हो जाता है। हाउ? बिकॉज हम अपने ट्रॉमा को खुद से ऐसे छेड़ते हैं, वो हमारी अपने किसी ऐसे वाउंड को छेड़ना जो कि हील ही नहीं हुआ हुआ, तो एन मुमकिन है कि वो ज्यादा बुरी तरह से ब्लीड करने लग जाए। उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम कोच के साथ काम करें। ये तो बात हो गई हमारे मुताल्लिक। अब हम थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों के अंदर ये स्टेमिना जनरेट करें कि हर बात उन्हें ट्रॉमेटिक ना लगे, या बहुत कम बातें उन्हें ट्रॉमेटाइज कर पाए। क्योंकि हमने डेफिनेशन तो ये समझी कि हर एक का ट्रॉमा डिफरेंट है, और ट्रॉमा
बहुत कम दफा ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातों पे होता है, बहुत दफा बहुत छोटी छोटी बातों के अंदर भी ट्रॉमा हो जाता है। मसलन छिपकली गिर गई किसी बच्चे के ऊपर, मुमकिन है वो बच्चा सारी जिंदगी के लिए ट्रॉमाटाइज हो जाए इस बात पे। हम क्या बातें ऐसी करें कि हमारे बच्चों में ऐसा स्टेमिना डेवलप हो कि वो जल्दी जल्दी ट्रॉमाटाइज ना हो। नंबर 1, सबसे पहले एक रूल समझ लें, हमारे बच्चे हमारी कहाँ सुनते हैं, ये शिकवा हम में से अक्सर लोग करते हैं, लेकिन असल में पूरा जुमला ये है कि हमारे बच्चे हमारी कहाँ सुनते हैं, वो तो वही करते हैं जो हम करते हैं। वो फोटो स्टेट होते हैं हमारे एक्शंस का, हमारे बिलीफ सिस्टम का, हमारी रूटीन्स का, एवरीथिंग का। सबसे पहले बच्चों को उनकी लाइफ का हीरो बनाएं, और ये कैसे मुमकिन है? जब हम अपनी लाइफ के हीरो होंगे ना, तो फिर ही मुमकिन है कि हमारे बच्चे अपनी लाइफ के हीरो होंगे। अब अगर मैं ये सवाल पूछूं यहाँ पे जुबैदा से, जुबैदा आर यू हीरो ऑफ योर लाइफ? आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी है वो सब आपके कंट्रोल में है, या आपको आपको अपनी बच्चों के बाद कम लगने लगे, पहले ज्यादा लगता या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी अच्छी है, आपको जीने का मजा आया है? लगता है क्योंकि जैसे कुछ कंट्रोल में इवेंट्स, है थोड़ी बहुत। राइट, क्योंकि कुछ इवेंट्स जरूर जिंदगी में ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, लेकिन जब हम उनसे लर्निंग्स लेते हैं और हम ये सीखते हैं कि ये हमें कुछ सिखाने के लिए आए थे, तो हम अपनी लाइफ के हीरो बन जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ वाकई इस दुनिया में जो भी होता है ना, वो मेरे लिए ही होता है और मेरी अच्छाई ही के लिए होता है। मैं स्पॉटलाइट हूं, मैं ही सबसे बेस्ट। सेकेंड थिंग, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। हर सिचुएशन, ये हमारी डिक्शनरी होती है, हम कहते हैं गुड इवेंट्स एंड बैड इवेंट्स। एक्चुअली अल्लाह ताला की डिक्शनरी में कोई इवेंट बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी हिकमत के नहीं होता। हर बैड इवेंट भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई फेस्ड अ बैड इवेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं चलते चलते गिर गई, तो उसने भी मुझे लर्निंग दी। एंड इफ आई फेस्ड अ बिग बैड इवेंट, तो उसने भी मुझे एक लर्निंग दी। छोटे बैड इवेंट्स छोटे लेसन देते हैं कि देख के चलना, और बड़े बैड इवेंट्स बड़े लेसन देते हैं। जी उस्मा, हम बस मेरा ख्याल है कि आखिरी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह 5 मिनट में हम कंक्लूड कर देंगे। तो हर इवेंट्स के लिए बच्चों को ये बात समझाएं कि हमारी जिंदगी में जो भी इवेंट होता है ना, गुड इवेंट और बैड इवेंट कुछ नहीं होता, हर इवेंट की एक लर्निंग होती है। जब तक हम वो लर्निंग नहीं ले लेते, अल्लाह ताला उस इवेंट को हमारी लाइफ में रिपीट करते रहते हैं। जो ही बच्चे ये बात समझ जाएंगे, उनकी अप्रोच ये हो जाएगी कि कोई भी प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़े, वो फौरन सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम मुझे क्या सिखा रहा है, मेरे लिए क्या लर्निंग है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स की डेथ का किसे इत्तफाक हुआ हो? आयशा, आपको इत्तफाक हुआ? नहीं। अच्छा, अगर किसी को इत्तफाक हुआ हो तो उसे अंदाजा होगा। हमारा, आप क्या कहती हैं, पेरेंट्स की डेथ ने आपको क्या सिखाया? अमूमन ये वो बातें हैं कि जिसके ऊपर हम ये कभी भी नहीं सुनना चाहते कि इसने हमें कुछ सिखाया। हम कहते हैं ये तो बड़ा ही बैड इवेंट था, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा, आपको पेरेंट्स की डेथ में ने कुछ सिखाया? मेरे फादर की डेथ के बाद फॉर इंस्टेंस तो ये फील होता है कि अच्छा शायद बहुत ही कोई बड़ी बात हो गई, कोई ज्यादती हो गई है या कुछ इस तरह। लेकिन मेरी एक टीचर ने मुझे एक छोटा सा जुमला बोला था जो मैंने अंडरस्टैंड करके प्रोसेस किया। वो जुमला ये था कि कभी भी प्लांट शेड में ग्रो नहीं करता, वो ग्रो ही तब करता है जब वो डायरेक्ट सनलाइट में आता है। वेरी राइट, वेरी राइट। हाँ। इसी तरह जो कॉन्फिडेंस किसी ऐसे करीबी के जाने के बाद, इंसान ऐसे बड़े बिग बैड इवेंट के बाद आता है, वो अमूमन लाइफ में हमारे पास नहीं आता। इसलिए बच्चों की डिक्शनरीज ठीक करें। ये गुड इवेंट और बैड इवेंट कुछ नहीं होता, ये इवेंट्स होते हैं, और हर इवेंट हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अच्छे इवेंट हमें खुशी के आदाब सिखाने आते हैं, बैड इवेंट्स हमें वैल्यूज और पावर्स देने के लिए आते हैं, वो लेसन सिखाने के लिए आते हैं। नंबर 3, डिसोसिएशन टेक्निक्स। ये मैं आपको इंशाल्लाह अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि अपने बच्चों को ये सिचुएशन देखना सिखाएं। जिस सिचुएशन में 2 सिबलिंग्स की लड़ाई हो रही है ना, उनसे कहें कि खुद
तसव्वुर में लाके देखो कि यहाँ पर दो बच्चे आपस में फाइट कर रहे हैं। जब वो एक थर्ड पर्सन बन के अपनी ही बात सोचेंगे ना, तो उन्हें पिक्चर ज्यादा क्लियर होकर समझ आने लग जाएगी, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आने लग जाएगी। नंबर 4, योर हैप्पीनेस इन योर हैंड्स, यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ, और आप ही को अपनी हैप्पीनेस के लिए कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैमुना, आई एम वॉचिंग योर फेस। आप एक लम्हे के लिए कोई ऐसा इवेंट सोच सकती हैं जो आपके लिए बड़ा ट्रॉमेटिक था। ओके, आंखें बंद कीजिए मैमुना, और अब एक ऐसे इवेंट के बारे में सोचिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है। किसी ऐसे फर्क के बारे में सोचिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है। Have you seen the smile on Mamuna's face? Have you seen the difference between these two situations? Yes. हुआ क्या? हैप्पीनेस हमारे अपने हाथ में है। जब हम बैड इवेंट्स याद करते रहेंगे तो हम अपनी हैप्पीनेस खराब करते रहेंगे। जब हम गुड इवेंट्स अपने जहन में बार बार लाएंगे, जैसा कि हमें कुरान ने भी कहा कि शुक्रगुजार बनो, तो हम अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज हैव अ फैमिली टाइम। डिस्कस करें अपने बच्चों से जो कोई प्रॉब्लम्स उनके जहनों में है। आप सबसे बेस्ट थेरेपिस्ट, सबसे बेस्ट डॉक्टर, सबसे बेस्ट कोच है अपने बच्चों का, आपसे बढ़ के कोई नहीं हो सकता। सो ऑलवेज हैव अ फैमिली टाइम जिसके अंदर बच्चे आपसे बात करें। आप बच्चों से बात नहीं करें, उन पे बात नहीं हो जो आप बात करना चाहती हैं, उन पे बात हो जो बच्चे सुनना चाहते हैं, जो बच्चों का दिल है वो बातें हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चे अपने तमाम फियर्स और फोबियाज और ट्रॉमास भी लाके आपसे डिस्कस करेंगे, और जो ही वो आपसे डिस्कस करेंगे वो फौरन काम डाउन। नेक्स्ट थिंग इज जर्नलिंग। जर्नलिंग प्लेज अ वाइटल रोल। बच्चों को लिखना सिखाएं। ये वैसे भी हमारी राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सपोर्ट करता है। जो वो लिखना चाहते हैं अपने डे के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, लेट देम राइट। उनको डायरीज लेके दें, उनसे बोले लिखें, इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, जैसे भी लिखें, टूटा फूटा लिखें, लिखने दें, बस लिखें। ये कैथारसिस का जो एक फेज है ये इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट थिंग इज हेल्प देम नेम द इमोशन। अगर वो किसी वक्त कोई ऐसी चीज फेस कर रहे हैं जो आपको लगता है कि इनके लिए मुश्किल है, टफ है इस वक्त फेस करना, उनकी हेल्प करें उस इमोशन को नेम देने में। जो ही वो नेम देंगे तो वो अपने आप को अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे कि हाँ ये इस वजह से हो। नंबर 9, एक्नॉलेज देयर इमोशंस। कभी भी ये बात नहीं करें बेटा ये तो बड़ी चाइल्डिश अप्रोच है, ये भी कोई बात है करने वाली, ये कुछ था, ये भी कोई डरने वाली चीज थी। भाई अगर वो डर रहे हैं तो एक्नॉलेज करें, वो वाकयातन उनके लिए बड़ी बात है, वो किसी मुश्किल से ही गुजर रहे हैं तभी वो उसके लिए रुक रहे हैं, स्टॉप हो रही है उनकी, वहां पर उनके लिए ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है। एक्नॉलेज करें। जब भी आप नेगलेक्ट करेंगे बच्चे को, वो ट्रॉमा उससे ज्यादा बड़ा ट्रॉमा बन जाएगा, क्योंकि बच्चा आपसे कहना छोड़ देगा। नंबर 10, सेल्फ ग्रोथ। सेल्फ ग्रोथ के लिए जरूरी है, अगर हम बच्चों को सेल्फ ग्रोथ सिखाना चाहते हैं तो हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की फिक्र करें। बच्चों को ग्रूम करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी ग्रूमिंग की फिक्र करें, क्योंकि बच्चे वो ही करते हैं जो हम करते हैं। बच्चे हूबहू वैसा करते हैं जो हम करते हैं। अगर हम अपनी सेल्फ ग्रोथ को इंपॉर्टेंस देंगे तो बच्चे भी सीखेंगे कि हाँ जिंदगी में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लग रहे होते, जो हमें बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें उनसे अपने उन ग्रे एरियाज पे काम करके उन्हें रिजॉल्व करना होता है। 11th thing is sleep schedule, which helps a lot. अपना स्लीप स्केड्यूल भी हमेशा अच्छा रखें, एक प्रॉपर हेल्दी स्लीप हो, हर टाइम पे सो जाना, किसी भी टाइम पे सो जाना, किसी भी टाइम पे उठ जाना। ये इंसान की हेल्थ के लिए भी और खुसूसन इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। और बच्चे को भी यही सिखाएं कि हमेशा स्लीप का एक स्केड्यूल होगा, ये उसके बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर लेगा।
सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने हमें यही कहा था ना कि हमने उनके ऊपर नुआस, ये नींद उतारी थी जो उनके लिए बेहतर थी। क्यों? ये हमारे बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा को रिजॉल्व कर देती है। एंड सेकेंड लास्ट थिंग इज दुआएं, नमाज और दुआ। बच्चे को शुरू से ही हायर पर्पस से जोड़ें कि बेटा ऊपर जो है ना उसने हमारे लिए गेम प्लान सेटल किया है, हर चीज कुछ सिखाने के लिए आ रही है। एंड इफ यू वांट समथिंग आस्क फ्रॉम अल्लाह ताला, इवन हीलिंग उसके लिए अल्लाह ताला से मांगे। उससे होता ये है कि बच्चा अल्लाह ताला के साथ, अपने हायर पर्पस के साथ ऐसे कनेक्ट होता है कि उसे लगने लग जाता है कि अल्लाह ताला ने अगर ये मुझे मुश्किल वक्त भी दिया ना तो ये मुझे वाकईतन कुछ सिखा रहा था। वो उससे लर्निंग लेने की कोशिश करता है। उसको ये नहीं लगता कि मैं एक अकेला तन्हा हूं जो ये फेस कर रहा हूं। वो जो पार्टनरशिप है ना अल्लाह ताला की, वो जो ही फील होती है ना, क्योंकि समटाइम्स बच्चों के सम ट्रॉमास It's 12 hours. के अंदर बच्चे अपने आप को तन्हा फील करने लग जाते हैं। जब अल्लाह ताला के साथ पार्टनरशिप होती है तो बच्चे अपने आप को तन्हा फील नहीं करते, वो स्ट्रेंथ जनरेट हो जाती है। एंड द लास्ट थिंग इज बी केयरफुल अबाउट योर लैंग्वेज पैटर्न्स। व्हाई? बिकॉज आवर लैंग्वेज पैटर्न्स डिफाइंस आवर ट्रॉमास। जो कुछ हमने पीछे सहा उनकी असर हमारे लैंग्वेज पैटर्न्स के अंदर सबसे ज्यादा नजर आता है। इवन अगर कोई एक घर में रहने वाली दो बच्चे भी होंगे ना, उनके लैंग्वेज पैटर्न्स डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि एक ने जो मुश्किलें सही उसकी वजह से उसका लहजा, उसके अल्फाज, उसके लैंग्वेज पैटर्न्स तल्ख हो गए, और दूसरे ने वो कुछ नहीं सहा जिसकी वजह से उसके पैटर्न्स डिफरेंट थे। तो जब भी हम अपने बच्चों को अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो ये है कि अपने लैंग्वेज पैटर्न्स चेंज करें, ताकि वो जो नस्ल दर नस्ल हर जनरेशन में आगे बात जानी है उन्हीं लैंग्वेज पैटर्न्स के जरिए से, वो स्टॉप हो जाए। कहीं तो रुके, कोई खड़ा हो जो उन नेगेटिव लैंग्वेज पैटर्न्स को रोके। सो आई होप कि आप लोगों ने जरूर इससे कुछ ना कुछ लर्निंग ली होगी, आपको जरूर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कुछ मिले होंगे प्रैक्टिकल बातें जिन पे आप इंशाल्लाह अमल करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। बाकी मैं चलती हूँ वापस जुबैदा की तरफ। अगर शाम में 5 मिनट ऊपर माशाल्लाह आपका इतना अच्छा था, एंड आई वाज जस्ट काउंटिंग कि ये चीज इससे अच्छी है, ये चीज इससे अच्छी है। माशाल्लाह, इट वाज लाइक वंडरफुल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। I wanted to take the leverage के होस्ट हूं तो पहले क्वेश्चन करूं, but we will go with the chat first. ओके और मैंने आपसे डिसोसिएशन टेक्निक पे भी मैंने कहा था अगर कोई वहां पे वॉलंटियर करे तो ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स का हम उसको भी करेंगे। अगर हम ये क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद कर लें। ओके नो प्रॉब्लम। तो पहला है सना का। She wants to know about expectation. Too many expectation और लिखती है, I think we all as parents want to see our kids to excel even more than us. So I think our expectations are legit, but how to keep balance between child's wish and expectation? In case the example you share of bedroom cleaning, how we can make sure? That's a wonderful question. And I wanted some of you must ask this. ये बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हमें अपनी इंटेंशन ठीक करनी है। Our children are not our laboratory. या हम कोई उनके ऊपर स्कूल टीचर नहीं है, या इवन वो हमारे हाथों में पपेट भी नहीं है। हम ये जरूर चाहते हैं कि हमने जो मुश्किलें देखी हैं वो हमारे बच्चे नहीं देखें, वो उन लर्निंग से नहीं देखें गुजरे। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल हैं, उनकी अपनी पसंद और नापसंद होती है। बेशक वो मुझे अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है कि नहीं मुझे स्कार्फ रखना है, स्टोल अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है उसको स्कार्फ रखना है, तो स्टोल नहीं अच्छा लगता। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं बेटा आपको स्टोल ही रखना है क्योंकि स्टोल ही अच्छा लगता है। आपकी निगाह में स्टोल अच्छा है, उसकी निगाह में स्कार्फ अच्छा है, लेट देम डू व्हाट शी वांट। सेकेंडली, जब हम बच्चे को इंसान होने का मार्जिन देते हैं ना, उसकी पसंद और नापसंद की रिस्पेक्ट करते हैं, इन रिटर्न बच्चा सिर्फ ये नहीं सीख रहा होता कि आप उसको मार्जिन दे रहे हो, बच्चा बराबर ये भी सीख रहा है
कि मुझे पेरेंट्स की बात की भी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी पसंद और नापसंद की भी रिस्पेक्ट करनी है। तो ये जो रिस्पेक्ट का कल्चर बीच में डेवलप होता है ना दोनों साइड से, बच्चा खुद पलटकर आपसे फिर सवाल करने लग जाता है कि मैं इस मामले में क्या करूं, मम्मा मेरा बहुत दिल चाहता है कमरा साफ करें, मैं क्या करूं, मेरे से नहीं होता। जब बच्चा आके इस किस्म की बात आपसे करता है, इसका मतलब है अब आपका और बच्चे का वो रिलेशनशिप कंफर्ट जोन के अंदर आया है, जो ट्रस्ट उसको चाहिए था वो अब उसके पास आ गया। Okay, moving on to the next question. एमन पूछना चाह रही है जो हमारे उसमें जनरेशन द जनरेशन एक ट्रॉमा चल रहा होता है कि मेरी नानी उससे डरती थी तो मामा भी डरती थी, तो अब आगे मतलब हम भी उससे डर रहे हैं, तो हाउ टू रिकंसाइल दैट? ये बहुत सारे केसेस होते हैं। बहुत थैंक यू वेरी मच सना, आपका सवाल बहुत अच्छा था, मुझे खुशी हुई आपके सवाल से। सेकंड सवाल की तरफ चलती हूँ। बहुत सारे ट्रॉमास ऐसे होते हैं जो जनरेशन दर जनरेशन चलते हैं, और समटाइम जब हम टाइमलाइन करना शुरू करते हैं तो पता ये चलता है, अभी तो एमन के सवाल में तो एमन को पता है कि नानी डरती थी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता। और जब टाइमलाइन हम करना शुरू करते हैं और उन्हें सबकॉन्शियस में ले जाके उनकी हिस्ट्री में लेके जाते हैं, तो पता चलता है कि नानी क्या, नानी की भी नानी इससे डरती थी। तो वहां से काम शुरू होता है, वहां से हीलिंग शुरू होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने सबकॉन्शियस पे जो काम भी करते हैं वो सिर्फ आपके लिए इजी नहीं होता, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता, वो आपसे मुतल्लिक और बहुत से लोग जो आपके आसपास होते हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेता है। जैसे अगर ये एमन अपनी टाइमलाइन के जरिए से अपना ये फियर या फोबिया रिजॉल्व करें, तो ये जरूर देखेंगी कि अल्लाह ताला करे कि एमन की अम्मी हो, तो एमन एकदम से नोटिस करेंगी कि अम्मी अचानक रिलैक्स हो गई हैं, अम्मी ने अचानक डरना छोड़ दिया उन चीजों से जिनसे वो डरा करती थी। क्यों? क्योंकि समटाइम्स हम बहुत सारे बैगेजेस नस्ल दर नस्ल लेके चल रहे होते हैं, कभी ना किसी को वो बैगेजेस उतारने होते हैं। ठीक, मतलब आपका मतलब है कि अगर कोई चीज चल रही है तो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसको देन एंड देयर ब्रेक करें विद द थेरेपी। लेकिन मैं एमन से यही कहूंगी कि एमन अकेले नहीं, हैव अ कोच, कोचिंग लें, इस प्रोसेस से गुजरें। अमूमन जो चीजें इस तरह फैमिलीज में चल रही होती हैं ये बहुत स्ट्रांग होती हैं। अब जाहिर है वो प्रोन इतनी हो चुकी होती हैं कि इनको निकालने के लिए भी एफर्ट ज्यादा चाहिए होती है। जो मैंने वहां पे चेंज के 5 प्रिंसिपल्स कहे थे ना, कि ओवरनाइट कुछ नहीं बदलता, यू हैव टू वर्क हार्ड, परसिस्टेंट वर्क, इसमें भी ब्रेक्स चाहिए होंगी, इसमें भी टाइम चाहिए होगा। वो टाइम सारा यूटिलाइज करके किसी के साथ काम करें, किसी थेरेपिस्ट, किसी कोच के साथ, वो आपकी हेल्प करे और इंशाल्लाह आप ये बैगेज उतार लेंगी। फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज इज टू लर्न। आपने समझा, आपने इसकी जरूरत को महसूस किया, तो पहला स्टेप तो आपने ले ही लिया। इंशाल्लाह इंतहा तक अल्लाह ताला आपको जरूर पहुंचाएंगे। Okay, नूरुल हुदा का जो क्वेश्चन है वो आई थिंक इससे जरा इंटररिलेटेड ही है, एंड शी सेज हाउ डू वी एग्जैक्टली फाइंड आउट आवर ट्रॉमास? We are reacting in certain ways, but we don't remember what made us like this. How do we dig out that memory? How do we heal then, if healing is possible without remembering childhood events? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हुदा का क्वेश्चन था तालिबन। जी हुदा, आपने एमन की बात से मिलती जुलती बात की। एमन को तो पता है, मैंने साथ ही दूसरी बात कही थी कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। आपका सवाल असल में ये है, बहुत सारे लोग कुछ बिहेवियर चेंजेस लेके आते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, हम ऐसा इसको चेंज करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि ये काम भी कोच के साथ बैठकर ही होगा। लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके सामने रखती हूँ। मेरी एक क्लाइंट मेरे पास आई, फियर का वो बड़ा संजीदा केस थी, टाइमलाइन करनी शुरू की तो उन्होंने इवेंट निकाला कि मैं 7 मंथ्स की हूं, क्या आप में से किसी को अपने 7 मंथ्स का कोई इवेंट याद है? मैमूना को तो नहीं याद, उज़मा को भी नहीं याद, जुबैदा को भी नहीं याद, किसी को भी याद नहीं होता। हमारी मेमोरी अमूमन 7+ चल रही होती है, बहुत पीछे भी आ जाए तो
3-4, इससे पीछे किसी की मेमोरी नहीं होती। तो उस क्लाइंट को भी कुछ याद नहीं होता। हम अमूमन ये काम सबकॉन्शियस में जाके उनको अपने सबकॉन्शियस के हवाले करते हैं, उनसे कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस पे ट्रस्ट करें, और फिर टाइमलाइन करते हैं, उनको हिस्ट्री में लेके जाते हैं। उन्होंने फिर वो एक अपनी, उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में एक स्टोरी आ रही है और मुझे लगता है कि मैं एक मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मनगढ़ंत कहानी सुनाइए मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट करें अपने सबकॉन्शियस पे। आपका सबकॉन्शियस इस वक्त आपको जो भी स्टोरी सुना रहा है ना, वो मनगढ़ंत कहानी नहीं है, दैट्स द ट्रू स्टोरी। अच्छा, उन्होंने स्टोरी ये सुनानी शुरू की कि मुझे लगता है कि सब तैयार हैं, जैसे शायद कोई ईद का इवेंट है, मेरे घर सब आए हुए हैं, और अचानक हमारे घर की ना मेन डोर नहीं था, मेन डोर के बजाय कोई बाड़ सी लगी हुई थी, कोई बुश थी आउटर पिरामिड पे। उसमें से अचानक एक गाय जो है ना वो अंदर आ गई है, और उसके अंदर आते ही ना सब चीख पड़े, और मुझे किसी ने उठाया है और मैं किचन में चली गई। अच्छा, फिर इसकी बड़ी माइनर डिटेल्स भी थी, अभी टाइम कम है तो मैं इसको डिटेल में नहीं जाती। बहरहाल मैंने जब वो प्रोसेस खत्म हो गया, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आज जाके ना अपनी अम्मी से पूछिएगा, अम्मी ऐसी कोई स्टोरी थी। नेक्स्ट मीटिंग पे उन्होंने बताया कि मेरी अम्मी ने कहा कि ये बड़ी ईद का टाइम था और इस तरह हम सब इकट्ठे थे, और हमारे साथ वालों के जो जानवर था ना वो इस तरह से अपनी रस्सी तुड़वा के भाग के, लेकिन तुम्हें कैसे पता है? तो तुम तो तब तो चंद माह की थी। तो जब हम कोच के साथ काम करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हैं, हमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी कहा, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी उसको रीप्ले करेंगे ना हमें दिखाने के लिए। एवरीथिंग इज स्टोर्ड। हमें इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट होना है कि हम उसको अप्रोच कर सकें। हज़रत शोएब की कौम के ऊपर जो अजाब आया था चीख का, व्हाट वाज दैट? दैट वाज एक्चुअली इको डिसऑर्डर। हम सब की जो आवाजें हैं जो इस दुनिया में स्टोर हो रही हैं, वो तमाम आवाजें जो हैं इकट्ठी अल्लाह ताला ने प्ले कर दी थी, जो एक चीख की सूरत बन गई थी। इसका मतलब है कि हर चीज स्टोर्ड है, मेरी कही भी हर बात इस दुनिया में मौजूद है और मैं उसको अप्रोच कर सकती हूँ अल्लाह ताला के इज़्न और उस इल्म के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया। तो कोच के साथ काम करें, ये मुश्किल बात नहीं है। हम आसानी से सबकॉन्शियस में जाकर अपने पास्ट इवेंट्स डिग आउट कर लेते हैं, हमें स्टोरी समझ आ जाती हैं। अगर कोई स्पेसिफिकली ऐसा हो कि जिसको स्टोरी नहीं समझ आ रही, इतनी एक उसको भी समझ आ जाती है कि मेरी टाइमलाइन पे यहाँ से एक शेड है, एक कलर है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और जो आगे तक चल रहा है। जी अब हम आई थिंक अपना क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं जो वॉइस में है। आयशा, आप कहना चाहेंगे कुछ? आयशा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सारा, बहुत अच्छी डिस्कशन थी और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि समटाइम्स वी वांट टू ब्रेक दैट चेन, जो भी लाइक फॉर एग्जांपल पास्ट का इवेंट है, ट्रॉमा है, और उससे जो भी हमारी लर्निंग होती है, वी वांट टू चेंज आवर बिहेवियर, ठीक है। बट जो द पीपल हु आर अराउंड अस या जो उसके बेनिफिशरीज होते हैं, दे डोंट वांट अस टू चेंज, यू नो। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात की कि अगर माँ बाप जो है वो बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, तो वो बच्चों के अंदर वो चीज डालते हैं और बच्चों के अंदर पीपल प्लीजर बच्चे बन जाते हैं, ठीक है। अब जो आपकी सोसाइटी है या पीपल को लाइक अराउंड यू, या वो एक सर्टन उनका आपके साथ वो बन चुका होता है रिलेशन कि दे वांट यू टू बी इन दैट पोजीशन, but even if you try hard to change that thing, they don't let you change. They kind of, you can say कि further आपको एक और ट्रॉमा से गुजारते हैं। How to deal that? एक ये चीज थी। दूसरा ये क्वेश्चन था कि sometimes we use defense mechanism, जो आपने फ्रॉइड वाली थ्योरी सारी एक्सप्लेन की थी। तो having a background of psychology, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हम बाज़ औक़ात ट्रॉमास को अपने बाय द यूज ऑफ सेल्फ ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, हम इनसे उनको लेयर पे लेयर लगाए जाते हैं।
और उससे ये होता है कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि वो एक ट्रॉमा था जिसको हम फेस भी नहीं कर पाते और हम सिर्फ उसके साथ जीना शुरू कर देते हैं, और एक लेयर के बाद एक और लेयर लगा के, तो वो like it become very hard even to sometimes judge कि there is something जो कि पीछे है और वो प्रॉब्लम कॉज कर रही है। सही कह रही हैं उरूज। आयशा थी गालिबन, आयशा थी। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि हमें आसपास के लोग चेंज नहीं होने देते, वो आदी हो चुके होते हैं उन्हीं पैटर्न के। देखें, चेंज तो हर एक स्ट्रेंथ से आता है। मैंने लास्ट में जो आपको 14 स्टेप्स गिनवाए बच्चों को सिखाने के लिए, उसमें पहला स्टेप क्या था? बी हीरो ऑफ योर लाइफ। जब तक आप अपने लाइफ के हीरो नहीं बनेंगे ना, यू आर द ओनली वन हु इज इन चार्ज ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होगा वो आप ही की मर्जी से होगा। आसपास के लोगों से जो पैटर्न्स बने होते हैं, जब हम उन्हें ब्रेक करते हैं तो थोड़ी बहुत मुज़ाहमत होती है, मैं ये बात समझ रही हूँ। थोड़ी बहुत नहीं, समटाइम्स थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम अपनी नजर इसी बात पे रखें कि हम हीरो हैं अपनी लाइफ के और हम अपनी लाइफ चेंज कर लेंगे और हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है, वो एक खामखा जज्बाती फैसला नहीं है, वो इल्म के ऊपर मबनी एक एक्शन है, तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में आके उसका फायदा ही होता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका था, अगर उज़मा रिपीट कर दें या जुबैदा आप वो रिपीट कर दें, मुझे थोड़ा सा वो निकल रहा है जहन से। आयशा आप अपना आयशा का जो सेकंड क्वेश्चन है, जी जी आयशा आप करेंगी अपना सेकंड क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो फॉर एग्जांपल हम या हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं, वो अपने ट्रॉमा को एनालाइज नहीं कर पाते और उसमें सेल्फ जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म्स जैसे डिनायल है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है और इस तरीके से और डिफरेंट हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, वो यूज करते हैं एंड दे आर not willing to change, या for example they are not able to analyze that there was some trauma जिसकी वजह से they are behaving like this. So how to deal with that or how to change that thing? अच्छा, आयशा एक बात मुझे बता दें, अगर कोई फर्द ये बात मान ही नहीं रहा कि मुझे फ्लू हुआ है और मुझे फ्लू की वैक्सीन की जरूरत है, तो क्या आप उसे फ्लू की वैक्सीन दे सकती हैं? नहीं, not possible. नॉट पॉसिबल। जब तक कोई फर्द अपने आप को इस तरह के डिनायल में रखता है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। बस एक तरीका है जिसको हम कहते हैं सीडिंग का प्रोसेस। जैसे आज के वेबिनार में भी हो सकता है, आई डोंट थिंक, बट हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जिसको लगे कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, या मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, या मेरे बच्चों के साथ ये मामला नहीं है। जब वो बार बार बात को सुनते हैं तो हम इसको कहते हैं सीडिंग का प्रोसेस है। हमने उनको अंदर, उनके ब्रेन में एक सीड लगा लिया है। अब वक्त के साथ साथ जब वो इसको प्रोसेस करेंगी, जब वो इसके ऊपर सोचेंगी, जब इस पे मजीद कहीं पढ़ेंगी, कोई लेवल ऐसा आएगा कि उन्हें लगेगा कि नहीं ये बात ठीक है। जैसा नबी अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था कि जब उन्होंने दावत देनी शुरू की, जो नहीं समझ रहे थे उनका कहना कि हम क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने सीडिंग का प्रोसेस जारी रखा। अपनी बात पहुंचाते रहे। लोगों ने मुख्तलिफ हालात देखे, मुख्तलिफ सिचुएशंस देखी, मुख्तलिफ लोगों के अंजाम देखे। आखिर एक लेवल आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि ठीक है। हजरत उमर भी तो ऐसे ही हुआ था ना। उस सीडिंग के नतीजे में जब उनका सीड एक दरख्त बन गया था तो वो ईमान लाए थे। और उसका लास्ट इवेंट जो हम पढ़ते हैं कि उन्होंने बहन को बड़ा टफ टाइम दिया था, वो असल में उनके सीडिंग के प्रोसेस का नतीजा था। तो हम ये सीडिंग का प्रोसेस उनके साथ कर सकते हैं। बाकी जब तक वो खुद तैयार ना हो तो हम जबरदस्ती किसी में क्या चेंज ला सकते हैं। जी उस्मा, कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा, हम अब टाइम का शॉर्टेज है, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं वो स्टे बैक कर सकते हैं। एंड वी विल कंक्लूड दिस सेशन। हम दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद जो लीव करना चाहते हैं वो लीव कर ले, जो स्टे करना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, वो सवाल पूछ लें। सो विल गो टुवर्ड्स दुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Thank you so much. Jazakallah.